प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के बारे में बताया था, जिसमें एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में समझाया। इसमें हमने बताया कि एसटीपी का जो है फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। इसी को हिंदी में कहा जाता है मानक ताप एवं दाब। आखिर ये मानक ताप और दाब होता क्या है? मानक ताप का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में जब हम बात करेंगे तो 273 केल्विन। ठीक है, तो मानक ताप का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एसटीपी में किसी भी गैस का एक मोल जो होता है 22.4 लीटर विलियन के बराबर होता है। तो इसमें एसटीपी पर मानक तापमान किसको बोलेंगे? तो मानक ताप 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में जब हम बात करें तो 273.15 केल्विन। और दूसरा बात, एसटीपी पर मानक दाब की जब हम बात करें तो ये मानक दाब क्या होता है? एक एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 101.3 किलो पास्कल, या इसी को हम कह सकते हैं 760 मिलीमीटर एचजी यानी पारे का दाब। तो अर्थात हम कह सकते हैं एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर प्रवेश करते हैं। तो अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, यानी हम रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी अगर बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं?
तो पहला पॉइंट से इसमें हम समझ सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था को बता करके, कहने का मतलब कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है कि गैस की अवस्था में है कि द्रव की अवस्था में है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना है पदार्थ वो किस अवस्था में है, ठोस है या द्रव है या गैस है। अर्थात पहला हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था को बता करके हम रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन का संकेत लिखकर रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब अगर ठोस पदार्थ भाग ले रहा है तो उसके लिए हम लोग एस का यूज करेंगे, द्रव के लिए एल फॉर लिक्विड, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, और अगर गैसीय पदार्थ भाग ले रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जी का यूज करेंगे, जी फॉर गैस, और जलीय विलयन अगर है तो उसके लिए हम लोग संकेत यूज करेंगे ए क्यू का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा हम जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ठोस अवस्था में है, इसलिए इसके सामने ब्रैकेट में इस तरह से करके हम एस लिख देंगे। तो इस एस से पता चलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ठोस अवस्था में है, और फिर जो बना है पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड ये भी ठोस अवस्था में है, तो ब्रैकेट में एस लिख देंगे उसके आगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अवस्था में है तो ब्रैकेट में उसके आगे जी लिख देंगे। यानी इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ठोस अवस्था में है, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में। ठीक है, अब इसके बाद ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन एवं ऊष्मा शोषी। अभिक्रियाओं की जानकारी, अर्थात रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना है तो हमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी अगर हम दे देते हैं तो उससे हमारा रासायनिक समीकरण और अधिक उपयोगी बन जाएगा। प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, अर्थात ऊष्माक्षेपी को अगर हमें दिखाना है तो प्लस ऊष्मा लिखना है, और ऊष्मा शोषी का मतलब हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत है। ठीक है, तो वहां पर हमें
माइनस ऊष्मा लिख देना है दाहिने तरफ, यानी तीर दे करके, ठीक ना। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती ही है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है, तो इसीलिए प्लस ऊष्मा लिख देंगे यहाँ पर। तो प्लस ऊष्मा से पता चल रहा है यहाँ पर कि इस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, अर्थात ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया होती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो बनते ही हैं, लेकिन इसमें हमें ऊष्मा देना पड़ता है, अर्थात यहाँ पर हम तीर के दाहिने तरफ अगर लिख रहे हैं तो माइनस ऊष्मा लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसमें माइनस ऊष्मा नहीं लिखें तो हमें तब इसको इस साइड लिखेंगे अभिकारक के तरफ, तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, ठीक है। यहां पर प्लस ऊष्मा बाएं तरफ है, अर्थात इसका मतलब है कि ये ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, अर्थात इसमें हमें ऊष्मा देना पड़ा, और जिसमें अपने आप निकलेगा वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात उसमें हमें ऊष्मा देना नहीं पड़ा है, अर्थात उसमें ऊष्मा निकला है। अब इसके बाद रासायनिक समीकरण को अगर और हमें उपयोगी बनाना है तो गैस के उत्सर्जन को दिखाएंगे। गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर, जैसे मान के चलिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो रही है, यानी गैस उसमें निकल रहा है, तो गैस के लिए हम लोग एक संकेत का यूज करते हैं। ऐसे तो जी का करते ही हैं, लेकिन इसके अलावे एक और है कि तीर का चिन्ह जो है ऊपर के डायरेक्शन में अगर हम दिखा देते हैं, इससे पता चलता है कि उस रासायनिक समीकरण में गैस का उत्सर्जन हो रहा है। जैसे जिंक के टुकड़ा को सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट बनती है तथा हाइड्रोजन गैस जो है उसमें निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस यानी H2 लिख करके ऊपर की तरफ जो है तीर को दिखा दिए, इसका मतलब है कि इसमें जो है ये बता रहा है हमें कि गैस का उत्सर्जन हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था शुरुआती दौर में कि अवक्षेप जो है एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। जब अभिक्रिया होती है दो रासायनिक समीकरण के बीच, माफ कीजिएगा विलयन के बीच, यानी दो विलयन के बीच अभिक्रिया होती है, अर्थात दो द्रव पदार्थों के बीच अभिक्रिया होती है, लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ अगर उसमें बन जाए तो उसी को कहा जाता है अवक्षेप। तो अवक्षेप के लिए जो है हमें एक संकेत है, नीचे की तरफ तीर को दिखा देना है, ठीक है। नीचे की तरफ जो है हमें तीर को दिखा देना है, तो ये हमें बताता है अवक्षेप की जानकारी, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के बीच जब अभिक्रिया होती है तो सिल्वर क्लोराइड बनती है और नाइट्रिक अम्ल बनती है। इसमें सिल्वर क्लोराइड जो है ये अवक्षेप है, यानी ठोस पदार्थ है, जबकि अभिक्रिया हो रही थी दो विलयन के बीच, लेकिन बन गया एक ठोस पदार्थ, ये अवक्षेप है। इसके आगे हम नीचे की तरफ तीर दे दिए, इसका मतलब ये बता रहा है कि इस अभिक्रिया में ये अवक्षेप बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि हमें रासायनिक
समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना है तो हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की शर्तों को बता देंगे। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी देकर के, जैसे कहने का मतलब कि अभिक्रिया हो रही है और वो अभिक्रिया किसी शर्त के अनुसार हो रही है। जैसे मान के चलिए कि उचित ताप या दाब पर हो रही है, तो उचित ताप या दाब को तीर का चिन्ह देकर के ऊपर या नीचे लिख देंगे। उत्प्रेरक यानी कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति अनिवार्य है। तो हम किसी चीज के शर्त की जानकारी अगर देना चाहते हैं तो तीर का चिन्ह देकर के हम ऊपर या नीचे लिख देंगे। इससे हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो और अधिक उपयोगी बन जाती है। ठीक है। दूसरी बात है अभिक्रिया की उत्कर्मण्यता की जानकारी। यहां पर उत्कर्मण्यता का मतलब क्या हुआ ये समझिए। उत्कर्मण्यता का मतलब हुआ कि होती है कुछ, जैसे मान के चलिए कि A प्लस बी को अभिक्रिया कराने से बन गया C प्लस डी, लेकिन जब हम फिर से C प्लस डी को हम क्या करें, गर्म करें, या कुछ मान के चलिए कि C प्लस डी का फिर से हम अभिक्रिया करा दें, तो फिर अगर हमें A प्लस बी ही मिले तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं वहां पर उत्कर्मण्यता। अर्थात कहने का मतलब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं दोनों अगर संभव है तो उस जगह पर हम कह सकते हैं कि यहां पर उत्कर्मण्य हो रही है। अर्थात कहने का मतलब जैसे आप देखते होंगे कि मोम को गर्म करने से वो द्रव के रूप में यानी पानी के रूप में हो जाती है और फिर जब उसको हम ठंडा करते हैं तो फिर वो मोम बन जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उत्कर्मण्यता अर्थात रिवर्सिबिलिटी की जो है बातें हो रही है। जैसे मान के चलिए कि अमोनिया जो बनता है यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होने से अमोनिया बनती है, लेकिन फिर इसी अमोनिया से पुनः हमें अगर अमोनिया को हम गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर के अमोनिया बनती है। अगर हम अमोनिया को पुनः गर्म करें तो फिर हमें ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विभक्त हो जाती है। अर्थात इस अभिक्रिया को हम दिखा सकते हैं एक चिन्ह के द्वारा। उस चिन्ह को बोला जाता है उत्कर्मण्यता का चिन्ह। जैसे प्रायः ट्रेन वगैरह सब पर देखते होंगे लिखा हुआ रहता है कि कोई ट्रेन, जैसे मान के चलिए कि पटना से दिल्ली के लिए है, तो कोई ट्रेन पटना से दिल्ली और दिल्ली से फिर पटना, तो उसको हम लोग देखते होंगे इस तरह का चिन्ह जो है दिया रहता है। पटना और दिल्ली का जो लिखा हुआ रहता है बोर्ड, उसके बीच में रहता है इस तरह का चिन्ह। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल या उत्कर्मण्यता। ठीक है। तो इस चिन्ह को बोला जाता है रिवर्सिबल या उत्कर्मण्यता। ठीक है। जैसे यहां पर हमने कहा एक उदाहरण बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होने से अमोनिया बनती है और पुनः अमोनिया से, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इसे हमें दिखाने के लिए इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है। यानी ये जो चिन्ह है ये आपका रिवर्सिबल का चिन्ह है। ठीक है। या हिंदी में कहते हैं उत्कर्मण्यता।
यानी उत्कर्मण्य का चिन्ह है, ये संकेत है। इसको पढ़ेंगे N2+H2 रिवर्सिबल 2NH3। ठीक है, इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे इस टॉपिक को कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोग बनाने के लिए हमें सबसे पहले अभिकारक और प्रतिफल के अवस्था की जानकारी हमें अगर दे देते हैं कि ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन, तो हमें इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक समीकरण जो है उपयोगी है। इसी तरह से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी, इसी प्रकार से गैस के उत्सर्जन की जानकारी, अवक्षेप की जानकारी, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, ये तमाम चीज़ों को अगर हम दिखा देते हैं किसी रासायनिक समीकरण में, तो वो रासायनिक समीकरण बहुत ही उपयोगी हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अगले टॉपिक की ओर प्रवेश करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जिसमें सबसे पहला जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन यानी संयोग करना। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्बिनेशन। रिएक्शन। जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया का मतलब कि जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कहने का मतलब, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जिसमें पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया, इसमें है कि जब दो पदार्थ, अर्थात कहने का मतलब कम से कम दो पदार्थों का होना जरूरी है संयोजन अभिक्रिया होने के लिए। ठीक है, अधिक जितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम यहां पर दो पदार्थ का होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे A+B मिल करके एक पदार्थ बनाया C। इसी तरह से दो से अधिक पदार्थ जैसे हम लेते हैं A+B+C और ये मिल करके बना दिया एक पदार्थ D। तो यहां पर ध्यान देना है कि दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ मिल करके अगर एक अकेला पदार्थ का निर्माण करता है तो वो संयोजन अभिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, H2 + O2 टेंड्स टू H2O। इसको संतुलित कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण किया, यह हमारा संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से जब लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म किया जाता है,
तो हमें आयरन सल्फाइड यानी फेरस सल्फाइड की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण किया, अतः यह संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरह से जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो वह चकाचौंध ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है सफेद चूर्ण हमें प्राप्त होता है। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण किया, अतः यह संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के संयोग से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यहां पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर यह है सल्फर डाइऑक्साइड और यह है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पर आप देख सकते हो कि दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण किया। इसी प्रकार से और भी आप उदाहरण को देखें। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी ये जो हमारा है ये है बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग कहते हैं कली चूना। ठीक है, बिना बोझा चूना या इसी को कहते हैं कली चूना। जब इसको जल के संपर्क में दिया जाता है तब यह CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी का नाम है बूझा हुआ चूना। या इसी का दूसरा नाम है भखड़ा चूना। ठीक है, तो यहां पर हमें आपको मोटा मोटी ये समझाना है कि दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण किया, अतः यह संयोजन अभिक्रिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। इसका इंग्लिश है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। उसमें क्या होता है कि जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर के एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करता है, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अकेला पदार्थ टूट करके दो या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि एक अकेला पदार्थ टूट करके दो या एक अकेला पदार्थ टूट करके दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अर्थात टूटना, अपघटन यानी टूटना। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी का दूसरा नाम है संगमरमर। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण किया, यानी एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण किया। अतः यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है प्यारे बच्चों। और भी हम कुछ उदाहरण से आपको क्लियर कर देता हूं कि जब पोटासियम क्लोरेट को, इसका नाम है पोटासियम क्लोरेट, जब इसको गर्म किया जाता है तब यह पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस के रूप में। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, अतः यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से जब एक क्वथन नली में, यहां पर एक और उदाहरण समझिए कि एक क्वथन नली हम लेते हैं। इस क्वथन नली में फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट मौजूद है, यानी इसका जो कलर है वो हरे रंग का होता है, यानी हरा रंग का ये है। ठीक है, इसका नाम हमने कहा फेरस सल्फेट हेप्टा, सात को बोलते हैं हेप्टा, और जल का रासायनिक नाम है हाइड्रेट। ऐसे आपसे अगर कोई पूछे कि जल का रासायनिक नाम, तो सूत्र पूछेगा तो H2O, लेकिन जब रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना है हाइड्रेट। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि यहां पर एक परख नली में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को लिया, और जब उसको हम गर्म करना चाहते हैं तो गर्म करने के बाद देखते हैं कि उसमें से ये जो जल का अणु है, जल का यहाँ पर जो 7 अणु है वो इसमें से टूट जाता है। यानी जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद इसमें से जल के जो 7 अणु हैं वो हट जाते हैं, यानी FeSO4 और 7 H2O उसमें से गायब हो जाता है। ठीक है, अर्थात उसका जो हरा रंग है वो अब गायब होकर के भूरे रंग में बदल जाता है। ये भूरे रंग इसलिए हो गया क्योंकि इसमें से 7 H2O यानी जल का जो ये 7 अणु है वो इसमें से हट जाता है, यानी ये जो रावा जल है वो इसमें से निकल जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ
एक पदार्थ ये टूट करके दो नए पदार्थों का निर्माण किया, अतः यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर हमें समझना है कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, चूंकि एक क्वेश्चन पूछता है कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत हैं कैसे। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन लिख सकते हो, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है आपका। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत हैं कैसे। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, पहले वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिख देंगे, जो कि पीछे हम लिखा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद उस पर एक उदाहरण दे देंगे, और फिर इसके बाद संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिखेंगे, और परिभाषा लिखने के बाद फिर उस पर एक उदाहरण दे देंगे। ठीक है, तब इसके बाद हम लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है या विपरीत है। बस हो गया। प्रायः बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दोनों का परिभाषा लिख देना है उदाहरण के साथ, और लास्ट में एक लाइन जोड़ देना है, क्या था, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है। प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात को और भी ध्यान रखना है कि ये जो वियोजन अभिक्रिया है, इसमें हमेशा ऊर्जा की जरूरत होती है, अर्थात बिना ऊर्जा का वियोजन अभिक्रिया संभव नहीं है। अर्थात कहने का मतलब, जब किसी पदार्थों को तोड़ा जाता है तो कभी ऊष्मा का जरूरत पड़ेगा, तो कभी विद्युत का जरूरत पड़ेगा, कभी प्रकाश का जरूरत पड़ेगा। तो अर्थात मेरा कहना यह है कि वियोजन अभिक्रिया जब भी होती है तो वो बिना ऊष्मा का, अर्थात कहने का मतलब कि बिना ऊर्जा का संपन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को हमेशा ऊष्मा शोषी कहा जाता है। तो लिख सकते हैं इस चीज को कि वियोजन अभिक्रिया हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। यानी किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, चाहे वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हो, या विद्युत के रूप में हो, या प्रकाश के रूप में हो। हमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत हमेशा पड़ती है। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया हमेशा ऊष्मा शोषी कहलाती है। ठीक है, हमने कहा भी था पिछले टॉपिक में, ऊष्मा की आवश्यकता, अर्थात कहने का मतलब जब हमें किसी अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़े
तो वो ऊष्माशोषी है, और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकले तो वो ऊष्माक्षेपी है। इस दोनों को आगे मैं और भी डिफाइन करके क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर अभी हमें समझाना था कि आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में, कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है, क्योंकि संयोजन में दो पदार्थ मिल करके सिंगल पदार्थ बनाता है, और वियोजन में एक पदार्थ टूट करके दो या अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है, यानी उसका उल्टा है। अब कुछ बातों को और भी ख्याल रखना है प्यारे बच्चों, वो हमारा अगला है कि वियोजन अभिक्रिया के टाइप, यानी वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार हैं। अर्थात कहने का मतलब तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में आप एक लिख सकते हैं ऊष्मीय वियोजन, और दूसरा है आपका विद्युत अपघटन या विद्युतीय वियोजन भी कह सकते हैं। और तीसरा है प्रकाश विद्युत या कह सकते हैं कि प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय अपघटन, ठीक है, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब ये अलग अलग नाम हुआ आखिर कैसे, बात यहां पर ये है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, तो जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाए तब उसे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, अर्थात उसमें हम ऊष्मा देते हैं, तब वह टूटता है। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है ऊष्मीय वियोजन का। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। फिर इसके बाद है आपका विद्युत अपघटन, यानी जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव से कराई जाती है,
तब उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे जल का विद्युत अपघटन, जैसे जल के अणु को अगर हमें तोड़ना है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है विद्युत के प्रभाव से, यानी विद्युत धारा के प्रभाव से ये होता है। जल के अणु ऐसे नहीं टूटता है, ये विद्युत धारा के प्रभाव से टूटता है। इसके लिए क्या किया जाता है, एक विद्युत अपघटनी सेल लेकर के उसमें 2 पोल रहता है, एक धन आवेश से युक्त एक ऋण आवेश, अर्थात प्लस वाला को कहा जाता है एनोड और माइनस वाला को कहा जाता है कैथोड। तो ये आपका वह टर्मिनल या वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन ध्रुव से अटैच हो उसको एनोड कहा जाता है। वह टर्मिनल जो बैटरी के ऋण ध्रुव से अटैच हो उसे कहा जाता है कैथोड। और यहां पर एक हम स्विच भी लगा देते हैं। इसमें जल को ले लेते हैं विद्युत अपघटनी सेल में, इसको कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल। तो एक विद्युत अपघटनी सेल में जल को लेकर के जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, यानी जैसे ही स्विच को ऑन किया तो इसमें क्या होता है, जल के अणु 2 भाग में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन कैथोड पर जमा होती है, यानी ये है कैथोड, इस पर हाइड्रोजन जमा होती है और एनोड पर ऑक्सीजन जमा होने लगती है। अर्थात कहने का मतलब कि जल के अणु का जो यहां पर टूटना हुआ वो विद्युत धारा की मदद से हुआ है, इसीलिए इसको हम कहेंगे विद्युत अपघटन। आशा करते हैं कि आप सभी विद्युत अपघटन को समझ गए होंगे। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर जमा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन ऋणायन होती है। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो धनायन होती है, इसीलिए ये कैथोड की ओर भागता है, क्योंकि कैथोड जो होता है वो ऋण आयन होता है, अर्थात ऋण आवेशित होता है। तो प्लस की ओर भागेगा माइनस वाला, माइनस की ओर भागेगा प्लस वाला। इसलिए यहां पर ध्यान देना है कि जल के अणु को तोड़ने पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें धनायन है और ऑक्सीजन ऋण आयन है। तो माइनस वाला जो है वो भागेगा प्लस की ओर, अर्थात एनोड की ओर, इसीलिए एनोड पर ऑक्सीजन जमा होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन जमा होती है। आशा करते हैं कि आप सभी विद्युत अपघटन को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश अपघटन के बारे में। जब वियोजन अभिक्रिया
प्रकाश की मदद यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के प्रभाव से होती है तब उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, ये प्रकाश के कारण टूट करके सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पर सिल्वर क्लोराइड टूट करके सिल्वर और क्लोरीन में बदल गया। इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, यानी सूर्य खुले सूर्य के प्रकाश में जब इसको रखा जाता है, जैसे इस तरह से एक बर्तन लेकर के उसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश को पा करके टूट जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में। ठीक है, तो इस कारण से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो फिल्म होता है उसके सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होता है। यानी इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड का जो लेप होता है उसको क्या किया जाता है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो फिल्म होता है, ठीक है, उसके सतह पर जो है लेप चढ़ा दिया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। आशा करते हैं कि आप सभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अर्थात प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया को आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद कुछ अन्य पॉइंट्स जो कि संयोजन और वियोजन से संबंधित है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को समझना होगा कि इस ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी उस दोनों अभिक्रिया को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कि ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो आइए अब हम लोग ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। तो तीसरा पॉइंट ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। एंडोथर्मिक रिएक्शन
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है, तब उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक परखनली में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को डालते हैं, या मान चले कि परखनली में हम नाइट्रोजन गैस को रखे, कुछ देर के बाद वो ऑक्सीजन से संपर्क कर लिया और बना लिया नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। लेकिन जब परखनली को छूते हैं कुछ देर के बाद, तो वो ठंडा लगने लगता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पर ऊष्मा का जो है अवशोषण हो गया है। इसी प्रकार से इसका और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। ऊष्मा शोषी कहने का मतलब जिसमें हमें ऊष्मा देना पड़े। इसका और भी उदाहरण लिख सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यहां पर जो है ऊष्मा हमें देना पड़ा, यानी गर्म किया जाता है तो यहां पर हमें ऊष्मा देना पड़ा, तब जाकर के हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसी तरह से जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाती है, तो यहां पर हमें प्रकाश देना पड़ा, यानी यहां पर प्रकाश की उपस्थिति है। तो सीधा सा कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, अर्थात उसमें हमें ऊष्मा या ऊर्जा हमें उसमें देना पड़ता है, तब हम उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहां पर आप जैसे इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हो, CaCO3 प्लस ऊष्मा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें हमें प्रकाश ऊर्जा देना पड़ा, तब जाकर के ये सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हुआ। यानी प्लस ऊष्मा का मतलब इसमें ऊष्मा देना पड़ रहा है, यानी प्लस प्रकाश का मतलब इसमें प्रकाश ऊर्जा देना पड़ा, अर्थात जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है, चाहे वो ऊष्मा के रूप में हो, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे वो विद्युत के रूप में हो, तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो मेरा कहना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाहर से या कह सकते हैं अलग से ऊर्जा देना पड़े, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी जो ऊर्जा हमें देना पड़ता है वो ऊर्जा
उष्मा के रूप में हो यानी हीट के रूप में हो, या प्रकाश के रूप में हो, या विद्युत के रूप में हो। आशा करते हैं कि आप सभी उष्मा शोषी अभिक्रिया को समझ गए होंगे। इसीलिए मैंने एक स्टार पॉइंट पिछले टॉपिक में लिखाया था वियोजन अभिक्रिया में कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन भी कह सकते हैं, हमेशा उष्मा शोषी होती है। इसी प्रकार से अब हम इसके बाद बात करते हैं उष्माक्षेपी की। ये हमारा चौथा पॉइंट है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है या उष्मा का उत्सर्जन होता है, तब उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण ले सकते हो, प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में हम पहला ले सकते हैं प्राकृतिक गैस का दहन, यानी जब मैथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ यहां पर ऊर्जा भी निकलता है, यानी उष्मा के रूप में या प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन में उष्मा का अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। इसी प्रकार से श्वसन, हाँ श्वसन यानी हम लोग जो सांस लेते एवं छोड़ते हैं, तो हम लोग नॉर्मली कह देते हैं कि सांस लेना एवं छोड़ना श्वसन है। प्यारे बच्चों, सांस लेना एवं छोड़ना श्वसन नहीं है। सांस लेना एवं छोड़ना जो है श्वसन का एक भाग है। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा नाक के द्वारा हमारे फेफड़ा में प्रवेश करती है और वहां पर हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, बाकी गैस को छोड़ देता है, और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है
और जब सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, यानी हमारे शरीर में पचे हुए भोजन से ऊर्जा कैसे निकलेगा, अर्थात हमारे शरीर में पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निकलना श्वसन है। ठीक है, तो इसलिए श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी श्वसन में पचा हुआ भोजन, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में हम लोग जो भोजन करते हैं तो वो भोजन जो है पच करके ग्लूकोज के रूप में सभी कोशिकाओं के पास रहता है। और कोशिका को जैसे ही ऑक्सीजन से भेंट होती है, यानी जैसे ही उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ये ग्लूकोज के अणु टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का जो है उत्पादन हुआ है, अर्थात ऊर्जा निकला है। ठीक है, तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं। तो मूलतः हमें यहां पर समझना है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात जितने भी जीवित प्राणी है वो जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत महसूस करती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के बाद खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और ये टूट करके ग्लूकोज के रूप में हमारे कोशिकाओं में मौजूद रहता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। जैसे ही उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तो वो ऊर्जा का उत्पादन करता है, अर्थात श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी शाक सब्जियां होती है, जैसे सब्जी वगैरह सबका पेड़ पौधे का जो वो पत्ता सब होता है वो सभी सड़ जाता है। सड़ने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। अर्थात सीधा सा मेरा कहना है कि शाक सब्जी यानी पेड़ पौधे के पत्ते, सब्जी के टुकड़े, छिलके विघटित होकर के यानी टूट करके कंपोस्ट बनाते हैं। तो कंपोस्ट तो बनते ही हैं, साथ ही साथ जो है ऊर्जा भी उसमें निकलता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। प्यारे बच्चों, यहां पर ऊष्माक्षेपी से संबंधित एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है जो कि परीक्षा में बराबर पूछता भी है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे? यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, आखिर क्यों कहा जाता है?
प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो भोजन खाते हैं उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम सभी भोजन करते हैं। यह भोजन पचकर हमारे शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में उपस्थित रहता है। ग्लूकोज को जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है या ऑक्सीजन मिलता है, वैसे ही वह CO2 तथा जल में टूट जाते हैं, साथ ही ऊर्जा का उत्पादन कहते हैं। ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसके बाद इस पर एक समीकरण लिख देना है। जो श्वसन का समीकरण है उस समीकरण को लिख देंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा। ये ग्लूकोज के अणु जो भोजन पचता है उससे ये ग्लूकोज के अणु जो है हमारे शरीर के कोशिकाओं में मौजूद रहता है। इसको जैसे ही श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तो ये टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों आप सभी यहां तक के टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।